एकेडमिक न्यूज में आज हम आपको मिलवा रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी से। प्रोफेसर सिंह 1989 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में एज अ लेक्चरर ज्वाइन किए और 2007 में वो प्रोफेसर बन गए। अभी हाल ही में 27 जनवरी 2021 को उन्हें डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस बनाया गया। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर सिंह से। एकेडमिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में आपको डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस बनाया गया, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या आप अपनी इस उपलब्धि के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। ये एक दायित्व रहता है जो कि वरिष्ठता क्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा और महामहिम राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो उस क्रम में मेरा नंबर आया हुआ है और मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने बड़ी तत्परता और सक्रियता के साथ मुझे इस पद के लिए नामांकित किया है। और ये एक बड़े ही दायित्व का कार्य है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने इस 2 वर्ष के कार्यकाल में मैं प्रयास करूँगा कि लाइफ साइंस फैकल्टी के अंदर नए नए पाठ्यक्रमों का सृजन हो, जो पाठ्यक्रम पहले हैं उनका उन्नयन हो और वे कौशल से संबंधित हों, ताकि छात्रों का कौशल विकास और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को तैयार करने के अंदर मैं अपनी विशेष भूमिका निभाऊंगा, ताकि छात्र इस क्षेत्र के इससे लाभान्वित हो सकें, वो नई रिसर्च कर सकें, रिसर्च के नए नए थ्रस्ट एरिया निर्धारित हो सकें, जो कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम हो। तो हम इस तरीके से पाठ्यक्रमों को सृजित करेंगे या उनके अंदर ऐसे परिवर्तन लाने का सभी के सहयोग से करेंगे, ताकि हमारे लाइफ साइंस फैकल्टी, विशेष रूप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी छात्र छात्राओं का कल्याण हो सके, उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे कौशलीकृत हो सकें और आत्मनिर्भर भारत के में वे सहायक सिद्ध हो सकें। एल्गल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रोफेसर सिंह ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। ये वही एल्गी या शैवाल है जो पानी में पाया जाता है, जिसे आप और हम काई के नाम से जानते हैं। पानी में पाया जाने वाला ये काई वास्तव में बहुत उपयोगी होता है। एल्गल बायोटेक्नोलॉजी जो है शैवाल जैव प्रौद्योगिकी, ये एक ऐसा विषय है जो कि हमारे, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं MSc बॉटनी कर रहा था, तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन ही एल्गल बायोटेक्नोलॉजी था। तो वहाँ से हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर जागृत हुआ और मैंने उसके ऊपर फिर वहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD की और PhD करने के बाद जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लेक्चरर के पद पे 89 में मैं यहाँ नियुक्त हुआ, तब से मैं उसी विधा को, उसी क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमारा प्रयास है कि एल्गल बायोटेक्नोलॉजी जो शैवाल या काई, जिसको कि बहुत से लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, जनमानस उसको बहुत काई कचरा समझता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा असीमित पोटेंशियल है जो मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। हर जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में शैवाल का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप देखें तो इस पृथ्वी पर जो प्राणवायु है या ऑक्सीजन है, उसका 70% भाग शैवालों के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि या तो मैरीन शैवाल हैं, एल्गी हैं, या फ्रेश वाटर हैं, ये दोनों मिल करके हमें प्राणवायु देते हैं। तो हम इसकी उपयोगिता को समझ ही नहीं पाते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो प्राणवायु हमको मिल रही है, उसका 70% भाग शैवालों से प्राप्त होता है। और उसके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो फूड के रूप में हो, एनिमल फीड के रूप में हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या अन्य ऊर्जा के क्षेत्र में हो, शैवालों का बहुत अधिक योगदान है और पूरा विश्व इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और जिसको हमें अपने देश में प्रमोट करने की अत्यंत आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, एल्गाई को लोग इम्पोर्टेंस क्या बिल्कुल कचरा ही समझते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या पहल होगी, क्या करना चाहेंगे आप लोगों को अवेयर करने के लिए? नहीं, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारे शोध हैं वो इसी पे निर्धारित हैं। हम MSc के बच्चों को डेजर्टेशन के रूप में उनको
प्रेरित करते हैं, एमफिल के बच्चों को प्रेरित करते हैं, पीएचडी के छात्रों को गाइड करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल बच्चों को भी करते हैं। और जहाँ तक पढ़ाने में है उस पे पाठ्यक्रमों में भी इसको लेकर के आते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक इसके जो उपयोगिता है वो जनमानस तक पहुँचे। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसा आप जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल अभी जैसे कुपोषण की समस्या है, पूरे विश्व में भारत सबसे कुपोषित देशों में गिना शुमार होता है, उसमें मध्य प्रदेश उनके टॉप पे है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर भारतवर्ष के अन्य राज्यों से ज़्यादा है। तो इस कुपोषण की समस्या को कैसे दूर किया जाए? 7 सेकंड के अंदर एक बच्चे की डेथ हो जाती है पूरे विश्व में कुपोषण को लेकर के, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने स्पाइरुलिना, जो एक तरीके का नील हरित शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गा है, जिसमें 71% प्रोटीन ही प्रोटीन पाई जाती है, उसको सुपर फूड फॉर टुमारो डिक्लेयर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको 74 में ही सुपर फूड डिक्लेयर किया था, तो उसको हमें अधिक से अधिक उगा करके और लोगों के अंदर वितरित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जबकि उसका उत्पादन भारत में बहुत कम नगण्य हो रहा है। और प्रोटीन की समस्या से हमारे माताएं, बहनें और बच्चे जूझ रहे हैं। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा की ड्राइवर है जो कि जिसके अंदर 45 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को संचालित करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। और वो प्रोटीन जितने भी धरती के ऊपर प्रोटीन के स्रोत हैं, चाहे वो मिल्क हो, मिल्क के अंदर 2.5% प्रोटीन होती है, अंडे को ले लीजिए 11% प्रोटीन होती है, दालों को ले लीजिए 20 से 30% प्रोटीन होती है, आपके सोयाबीन के अंदर 35% प्रोटीन है, मशरूम में 45% प्रोटीन है, स्पाइरुलिना में 71% प्रोटीन है। 71%, यानी 100 ग्राम में 71 ग्राम केवल प्रोटीन ही प्रोटीन है। ऐसे स्पाइरुलिना का फीड देने के लिए, क्योंकि हम दूध पीने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, फॉर व्हाट? 2.5 ग्राम प्रोटीन के लिए। अगर हम उनको स्पाइरुलिना कहें तो उनको 71 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम दूध लेते हैं तो 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलती है, वो भी शुद्ध। अगर दूध में मिलावट है, पानी मिला हुआ, तो कितनी प्रोटीन मिलती है? और स्पाइरुलिना एंटी कैंसर उसके अंदर प्रॉपर्टी है, एंटी HIV प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, इसमें आयरन का प्रचुर स्रोत है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे डायबिटीज़ के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे ब्रेन के लिए सबसे बड़ी बात है, स्पाइरुलिना के अंदर गामा लिनोलेनिक एसिड GLA पाया जाता है। GLA हमारे शरीर में नहीं होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। और यही GLA जो गामा लिनोलेनिक एसिड है वो ओमेगा-3 ओमेगा-6 फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आप देखते होंगे बहुत से एडवर्टीजमेंट में कहते हैं इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड है, वो स्पाइरुलिना के अंदर प्रचुर मात्रा में GLA है। और GLA हमारे ब्रेन को बनाने के लिए और हमारी जो नर्वस सिस्टम की सिंथेसिस के लिए, हमारे हार्ट की इंटरनल लेयर को सिंथेसिस करने के लिए, और हमारे इम्यून सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं और जो उनकी सेल्स हैं उनके लिए वो प्रिकर्सर का काम करता है। तो गामा लिनोलेनिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से WHO ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया है कि जो हमारे न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उसमें GLA नहीं होता है, तो उनका इम्यून सिस्टम कैसे हो? तो माता के मिल्क से ही उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप रहती है, जब तक कि वो बाहर से कुछ खाने ना लगे। तो हमें ऐसे स्पाइरुलिना को, जो कि एक तरीके का नील हरित शैवाल है, और इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन के अंदर एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिसको IIM-SAM कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर यूज ऑफ माइक्रोएल्गी स्पाइरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, IIM-SAM। ये यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। इसमें कई गवर्नमेंट्स जो हैं, करीब 30 से ज़्यादा गवर्नमेंट मिल करके, हाथ मिला करके, और इस स्पाइरुलिना को माल नरिश्ड कंट्री के लोगों में प्रमोट कर रहे हैं, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में। यूनाइटेड नेशन के जो एक्स प्रेसिडेंट बाराक ओबामा साहब की दादी मामा सारा ओबामा कीनिया में इस पे काम कर रही हैं। बहुत से लोग हैं, उसके अपने देश में भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और ये इमसाम उसके ऊपर काम करता है। और मुझे खुशी है कि कुछ साल पहले IIM-SAM यूनाइटेड नेशन ने मुझे प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र साउथ एशिया नियुक्त किया था।
और हमने स्पायरना प्लेज कैंपेन में भी मैं उनका प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र था। तो मैं ये मानता हूँ कि केवल अपने मध्य प्रदेश में ना ही केवल पूरे देश के अंदर स्पायरुलिना कल्टीवेशन के लिए विशेष पहल करना चाहिए, सरकारी लेवल पर भी और गैर सरकारी लेवल पर भी, ताकि इसका बायोमास का प्रोडक्शन हो सके और इस बायोमास का प्रोडक्शन अपने जनमानस के लिए, माल नरिश्ड जो पॉपुलेशन के लिए या जन सामान्य के लिए उपयोग में लाया जा सके। आप अपने पब्लिश रिसर्च पेपर और बुक्स के बारे में बताइए। देखिए, हमने 60 के आसपास में हमने नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर एल्गल बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों पे हमने पब्लिश किए हैं और 100 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हमने पेपर प्रेजेंट किए हैं, हमारे विद्यार्थियों ने प्रेजेंट किए हैं। उन सभी का नाम तो एक एक ले पाना संभव नहीं है और कुछ बुक्स हैं, हमने चैप्टर्स बुक में लिखा है, करीब 15 के आसपास हमने डिफरेंट लोगों के एडिटेड बुक्स में चैप्टर्स लिखे हैं और 4 बुक्स हमने खुद से एडिट की हुई है, जिसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो इस तरीके से 4 बुक्स का हमने संपादित किया है, एडिट किया है और 15 से अधिक बुक्स में चैप्टर्स हैं और 60 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। सर, आप अपनी इंटरनेशनली अचीवमेंट के बारे में कुछ बताइए हमें। इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हमें अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप मिली जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही था। उस समय पीएचडी के बाद मुझे कॉमनवेल्थ की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उस समय लेक्चरर अपॉइंट हो चुका था। तो फिर यहाँ से ज्वाइन करने के बाद मैं 1 साल की छुट्टी लेकर के मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी स्कॉटलैंड यूके चला गया और वहाँ पे हमने प्रोफेसर जेफरी एलन कॉड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के निर्देशन में हमने 1 वर्ष तक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यानी माइक्रो एल्गल बायोटेक्नोलॉजी पे हमने कार्य किया और विशेष रूप से हमने एल्गल टॉक्सिन्स के ऊपर काम किया और उसमें कुछ एल्गी के कुछ ऐसे म्यूटेंट्स बनाए कि जिसमें बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उनका विशेष रूप से कार्य किया जा सके। इमोबिलाइजेशन के ऊपर कार्य था, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम के ऊपर कार्य था। तो बहुत ही सफलतापूर्वक हमने उनके साथ कार्य किया और उसकी ट्रेनिंग भी प्राप्त की अलग अलग विधाओं में। और वहीं पे ब्रिटिश फाइकोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय वेल्स में, तो उसको भी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और फिर 1998-99 में मुझे दोबारा विजिटिंग साइंटिस्ट फेलोशिप मिली जैकब ब्लास्टिन इंस्टीट्यूट फॉर डेजर्ट रिसर्च, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द निगेव, इज़राइल में। तो 1.5 वर्ष के लिए मैं जैकब ब्लास्टिन इंस्टीट्यूट के अंदर जो एल्गल ड्राई लैंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में प्रोफेसर आमोस रिचमंड, जो उस इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर थे, उनके साथ काम किया, जो कि एक वर्ल्ड अथॉरिटी है माइक्रो एल्गल बायोटेक्नोलॉजी में। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। तो हमने वहाँ पे मास प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एल्गी, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट माइक्रो एल्गी आउटडोर्स यूजिंग फ्लैट प्लेट फोटोबायोरिएक्टर्स के ऊपर हमने काम किया, विशेष रूप से रेड माइक्रो एल्गा पोरफायरिडियम। जब तक मैं भारतवर्ष में था मैं ब्लू ग्रीन एल्गी पे काम करता था और जब मैं इजराइल गया तो हमने रेड एल्गी के काम किया। दोनों बिल्कुल डाइवर्स हैं। वो मैरीन रेड एल्गा है। आप जानते हैं कि लाल सागर को लाल इसलिए कहा जाता है कि उसमें रेड एल्गी ग्रो करती है। तो हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड प्रोडक्शन, जो कि मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी थी, उससे फोटोग्राफिक फिल्म बनती है, वो जब ऑयल ड्रिल में यूज़ किया जाता है और विशेष तरीके से कई उसके औद्योगिक इम्पॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस, उसको हम किस तरीके से आउटडोर्स में मास प्रोडक्शन करें, इसके लिए फ्लैट प्लेट फोटोबायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करके हमने 1.5 साल तक रिचमंड साहब के साथ कार्य किया। वो बहुत ही अविस्मरणीय है
और उससे हमको जो एल्गल फार्मिंग कह लीजिए, यानी इंडस्ट्री कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ तो रिसर्चेज हम टेस्ट ट्यूब और केवल फ्लास्क में करते थे 100 ml और 200 ml, वहाँ हमने हजारों लीटर कल्चर को कैसे आउटडोर में ग्रो कराएं, क्या क्या कंडीशंस हों, जैसे उसको फार्म के रूप में कैसे, वो टेक्नोलॉजी हमने किया। और उसको फिर हम इंटरनेशनल, नहीं ये समुद्री एल्गी है ना, तो वो जो एल्गी जो है मैं समुद्र में पाया जाता है, तो उसको वहाँ से निकाल करके आइसोलेट करना होता है। मतलब हम जब यहाँ रिसर्च कर रहे थे तो हम फ्रेश वाटर एल्गी पे करते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मेरीन वाटर में ग्रो करता है, सी वाटर में ग्रो करता है, तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। और अपने देश में रेड एल्गी पे बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वही कर सकते हैं। मैक्सिमम जो काम एल्गी पे होता है वो फ्रेश वाटर में यहाँ भारतवर्ष में लोग फोकस करते हैं। और जबकि हमें दूसरे भी जो एल्गी हैं उनके ऊपर भी कार्य करना चाहिए। हमारे देश की संस्थाएं कर रही हैं जो हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार प्रमोशन बहुत कम है। फिर उस वर्क को हमने उसी 99 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एल्गल बायोटेक्नोलॉजी पे हो रही थी, उसमें उस अपने रिसर्च वर्क को हम गए मोंटीकेटिनी इटली में, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में 8 दिन रुक करके हमने वो अपना पेपर प्रेजेंट किया। और हमारे एडवाइज़र प्रोफेसर रिचमंड ने भी उस पर लीड लेक्चर, इनॉग्रल लेक्चर भी हमारे काम पे ऊपर दिया था। उसको फिर हम इंटरनेशनल पेपर हमारा जो है वो पब्लिश हुआ है। और फिर 2007 में मुझे फिर से इंडो चाइना विजिटिंग फेलोशिप प्राप्त हुई, जो इंसा और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के संयुक्त तत्वाधान में हमें मिली। तो 2007 में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोबायोलॉजी, चाइनी एकेडमी ऑफ साइंस वुहान, चाइना में हमें विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में हमने काम किया। ये वुहान शहर वही है जहाँ से इस समय कोविड वायरस स्प्रेड हुआ है। 2007 में उसी वुहान शहर में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोबायोलॉजी में मैं था। सर आप वुहान में कितने टाइम थे? मैं 1 महीने तक था। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे वेट मार्केट देखा था आपने? नहीं, और तो कुछ मार्केट, क्योंकि हम तो केवल रिसर्च से ही फोकस करते थे। कुछ दिन मैं कुनमिंग में था और वहाँ पे मैं काम कर रहा था लेक डियांची के अंदर। लेक डियांची कुनमिंग शहर के अंदर 108 स्क्वायर किलोमीटर की एक झील है चाइना में, जो कभी फ्रेश वाटर थी, सोर्स ऑफ सप्लाई, अब उसमें एल्गी ग्रो कर गई और वो भी टॉक्सिन्स और डिफरेंट तरीके की, वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। उसको कैसे रिक्लेम किया जाए, इसके ऊपर प्रोफेसर यांग डिंग लिव, जो हमारे वहाँ के काउंटर पार्ट प्रोफेसर थे, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया था, उनके साथ मैंने कार्य किया। और फिर उनकी लैब के अंदर की किस तरीके से माइक्रो एल्गी को फूड, फीड, कॉस्मेटिक्स के रूप में, उसके पिगमेंट्स के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर हमने कार्य किया उनसे प्रोडक्टल विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में। फिर 2008 से 2011 तक मैं चंडीगढ़ में एक इंडस्ट्री में भी मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहा, बायोटेक लैब में, और फिर मैं उस कंपनी का R&D का डायरेक्टर भी रहा। तो मैं कंपनी की तरफ से भी कंसल्टेंसी देने के लिए मैं अबू धाबी गया, और वहाँ अल फुटैसी आइलैंड के ऊपर जो गल्फ ऑफ ओमान में था, तो वहाँ पे बीटा कैरोटीन प्रोडक्शन के लिए डुनेनिएला नाम का एल्गा ग्रो कराया जाता था। तो उसकी कंसल्टेंसी के लिए मैं वहाँ भी काम किया। और फिर यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी अमान में, जॉर्डन में, तो वो स्पाइरुलिना के ऊपर था। तो उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमने, और उसको भी हमने वहाँ पे कार्य किया। तो इस तरीके से फिर बाद में हमारे जिस कंपनी था उसने एक नई कंपनी बनाई ऑक्सफोर्ड में, यूके में, ऑक्सफोर्ड एल्गी टेक। तो उसका भी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होकर के मैं ऑक्सफोर्ड गया, और वहाँ भी हमने कंपनी को इस्टेब्लिश किया। सर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कोरोना के कारण पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। लॉकडाउन लगा और उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह डिस्टर्ब हुई। तो फिर सर ऐसे में आप लोग कितना प्रभावित हुए और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हुई? देखिए, कोरोना काल तो हमारे सबके लिए एक समस्या तो है ही है, और उससे हम बच भी नहीं सकते थे। और जहाँ तक मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, ये एक तरीके का विषाण युद्ध है। ये जो है, ये एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वार ही कह लीजिए आप उसको, जो बायोलॉजिकल वारफेयर है,
यानी ये जैविक युद्ध है जो कि छद्म रूप से किया जा रहा है, ऐसा मुझे मानना है। जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर कहें तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल बायो टेररिज्म, ये जैव आतंकवाद भी है एक तरीके से, कि किसी ने उसको फैला दिया और पूरे के पूरे मानवता उससे पीड़ित हो रही है। लेकिन फिर भी हम सबको, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मानव जीवन के अंदर 130 से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो वायरस के द्वारा जनित हैं। आप जानते हैं कि कैंसर है, HIV है, या एड्स है, या आपका हेपेटाइटिस है, या जो दूसरी डेंगू हैं, ऐसी तमाम बीमारियां जो है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, ये सब कैंसर के द्वारा वायरस के द्वारा काज की जाती है ह्यूमन में। तो उसमें कोविड-19 भी एक जुड़ गया। जैसे 130 हैं तो हम मान के चलते हैं, अब 131 हो गई बीमारियां। तो किसी को घबराना नहीं चाहिए, हम सबको मिल करके डट करके इसका मुकाबला करना है। और अब तो हम जीत गए हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और वैक्सीन्स भी बनाई गई हैं। इस दौरान जरूर पढ़ाई के ऊपर असर पड़ा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम सब ने नई विधा सीखी। हमको भी उतनी पहले IT का उतना ज्ञान नहीं था, अन्य भी प्रोफेसर्स को शायद ज्ञान नहीं होगा, ना छात्रों को होगा। लेकिन कोविड ने डिजिटल इंडिया को बहुत बढ़ावा दिया, और उस कारण से हम सब ने ऑनलाइन माध्यम से अपने सभी छात्र छात्राओं से बराबर संवाद किया, उनको इनकरेज किया, उनको पढ़ाया। आज भी हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जो छात्र चाहते हैं उनको ऑफलाइन आना चाहें वो स्वेच्छा से आ सकते हैं। लेकिन हमने पूरी तैयारी की, और पूरी तैयारी करके बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे और उनका नेतृत्व किया, उनको ढाढ़स बंधाया। और हमने इस कोरोना काल में भी विश्वविद्यालय की तरफ से हमने रोजगार मेला भी आयोजित किया, ताकि उनके अंदर कोई भी अवसाद ना हो, किसी तरीके का डिप्रेशन ना किसी में आए। तो हमने अपने इस संस्थान के माध्यम से उनकी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी की है। जैसा आपको विदित होगा कि विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन कौशल विकास संस्थान के अंतर्गत हमें साइकोमेट्रिक लैब भी हमने यहाँ स्थापित कर रखी है, जिसमें हम छात्र छात्राओं का जबलपुर के या हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई भी महाविद्यालय हो या इवन विद्यालय का कोई छात्र जो है वो उसके पेरेंट्स निःशुल्क काउंसलिंग करा सकते हैं। तो हम उनकी काउंसलिंग भी बच्चों की करते रहे, और उनका मार्गदर्शन भी करते रहे, उत्साहवर्धन भी करते रहे, उनको पढ़ाने का भी कार्य करते रहे, और साथ साथ में उनके रोजगार की भी चिंता विश्वविद्यालय द्वारा की गई। सर, सुना है आप टेरेस गार्डनिंग भी करते हैं? यस, दरअसल गार्डनिंग का शौक तो हमारा बचपन से है, क्योंकि हमारे पिता एक किसान थे, और मैं उसी बैकग्राउंड से निकल कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया और हमने अपने मकान में शिफ्ट किया, विश्वविद्यालय के परिसर में था तो भी मैं किचन गार्डनिंग करता था। फिर हमने सोचा कि जब हमारा ये मकान, चूँकि उसमें इतना स्पेस भी नहीं था, तो मैंने सोचा टेरेस जो है वो हमारी खाली है, और विशेष रूप से अर्बन क्षेत्रों के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर छतें खाली रहती हैं, तो इसका क्या उपयोग होना चाहिए, क्या अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ टेरेस होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं, और हमारे जब मैं इजराइल में था तो प्रोफेसर रिचमंड हमसे कहा करते थे, जब हम आउटडोर एल्गी ग्रो कराते थे, कि डॉक्टर सिंह वी आर वर्किंग ऑन सोलर बायोटेक्नोलॉजी, वी आर वर्किंग ऑन सोलर डॉलर बायोटेक्नोलॉजी। तो वो उनकी सेंटेंसेस हमें हमेशा मोटिवेट करते थे कि हाउ टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू डॉलर्स। जो फ्रीली एनर्जी हमें मिल रही है निःशुल्क रूप से सूर्य के द्वारा, जो हमें ऊर्जा प्रदान की जा रही है, इसको हम डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करें, क्या टेक्निक अपनाएं। तो आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो दो ही तरीके से संग्रहित किया जा सकता है। या तो हम छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा दें और उससे हम ऊर्जा को कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल करें, और दूसरा सूर्य के प्रकाश को इस्तेमाल करने की पावर जो है वो प्लांट्स में है, हरे पौधों में है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि जिन जिन लोगों के पास में टेरेस है शहरी क्षेत्रों में, उन सबको ऑर्गेनिक रूप से टेरेस गार्डनिंग करनी चाहिए। बालकनी अगर स्पेस है तो बालकनी गार्डनिंग करनी चाहिए। किचन के साथ पास अगर छोटा स्पेस नीचे तो किचन गार्डनिंग या बैकयार्ड गार्डनिंग सभी को करनी चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक है। तो पिछले गत 4 वर्षों से मैं अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग कर रहा था, और लॉकडाउन पीरियड ने हमें विशेष अवसर प्रदान किया, हमें मोटिवेट किया
कि हम क्यों ना अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमने ये देखा है या आप सब जानते हैं कि जो भी फल और सब्जियां हम खा रहे हैं वो जहरीले रसायन से युक्त है। कितने हाथों से गुजर के आती हमें आपको पता नहीं है, किस तरीके से किसने तोड़ा, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई, कब से ट्रांसपोर्ट हुई, कौन व्यक्ति इन्फेक्टेड था जिसने उसको टच किया, कहाँ उसको। और आप जानते हैं कि भारत के, मुझे नहीं लगता किसी भी बाजार में शुद्ध पानी की ऐसी व्यवस्था जहाँ सब्जियों को धोया जा सके। इसलिए आपने कई ऐसे देखे होंगे फोटोग्राफ्स जहाँ पे लोग गंदे पानियों में, सीवेज वाटर में सब्जियां और फल धोते हुए नजर आते हैं। कितने तरीके से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव या टॉक्सिक एलिमेंट्स उसके साथ जुड़ते हैं और उनके उत्पादन में हैवी मात्रा में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का प्रयोग होता है जो कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर काज करते हैं। और डिफरेंट तरीके के आपने देखा होगा फल और सब्जियों में लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कोई जहर लगाता है, कोई कुछ करता है, गायों से दूध ज़्यादा लेने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब प्रदूषित है, हैवली प्रदूषित है। और शायद इसी कारण से हमारे यहाँ पे लगभग हर परिवार में कैंसर की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले कभी कभी सुनाई देता था, अब हर परिवार में देखिए आप कि आप 2 जनरेशन या 3 जनरेशन को देख लीजिए, किसी न किसी व्यक्ति को कैंसर होता ही होता है। मैं पंजाब में उस समय काम कर रहा था, वहाँ तो जानते हैं कैंसर बेल्ट है, मालवा बेल्ट, कैंसर ट्रेन चलती है, पूरे लोग कैंसर से प्रभावित हैं। 10 से 15 हजार लोग पर डे जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने राजस्थान, और भारत सरकार की तरफ से वो कैंसर ट्रेन चलती है। अब तो पूरे देश में फैलता जा रहा है और इसका कारण ये प्रदूषित जल और प्रदूषित खान पान है जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें अपने को भी बचना चाहिए और हमें अपने आगे वाली नस्लों को भी बचाना चाहिए। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे लापरवाही से हमारी आने वाली जनरेशन्स डिफरेंट तरीके की घातक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और हम उनको बचाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी नस्लों को बचाएं, अपने आने वाली जनरेशन को एक सुरक्षित जीवन और वातावरण उन्हें प्रदान करें। इस कारण से जैविक खेती को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है और ये समय की आवश्यकता भी है। तो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमें किसी भी तरीके की हरी सब्जियों की कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम 30 से 40 के सब्जियां अपने छतों पे, गमलों पे या हमने जो प्लांटर्स बनवाए हैं उसके अंदर हम उगा लेते हैं। और तो हमारी डॉटर ने ही एक बार इस बात को मोटिवेट किया कि आप इतनी मेहनत करके इस कर रहे हैं, क्यों ना इस ज्ञान को लोगों के अंदर बांटें। तो उसको फिर हमने अपने हर एक एक्शन को हमने वीडियो में रिकॉर्ड करना शुरू किया और हमने त्रिकाल बायोटेक लैब्स करके एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया है, जिसमें हम प्रति सप्ताह किसी न किसी एक सब्जी को जिसको हम उगाते हैं और उसको अंतिम अवस्था तक कैसे उसको ग्रो कराया जाए, क्या क्या प्रिकॉशन लें, कैसे फल प्राप्त होगा, कितना समय लेगा, तो वो उसको करके हम अपलोड करते हैं ताकि जनमानस भी उससे प्रेरित हो। और ये बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, उनको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो हम फल भी उसमें उगा रहे हैं, हमारे छत के ऊपर आम भी लगा हुआ है, हमने आंवला भी लगा रखा है, हमने बेल भी लगा रखा है, हमने अनार भी लगा रखा है, हमने नींबू भी लगा रखा है, हमने अंगूर भी लगाया हुआ है, हमने पपीते भी लगाए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी भी मैं लगाता हूँ। और पूरे इस दौरान के अंदर बहुत से फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। और सब्जियों में यदि ये देखा जाए तो और अब तो हम टमाटर लगाए हुए हैं, इस समय बैगन लगा हुआ है, तोरई है, लौकी है, गाजर है, मटर है और जितनी भी साग हैं, विशेष रूप से मेथी है, चौलाई है, सोया है जो दिल सीड है, पालक है, लहसुन है, प्याज है, फ्रेंच बीन्स हैं, ब्रॉड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, राजमा लगा हुआ है। और हमने अभी अदरक बोई थी, वो भी हमने अभी निकाली है। अभी हमने हल्दी बोई थी, करीब 3 किलो के करीब हल्दी हुई है ऑर्गेनिक हमारे पास में। और ब्रोकली लगी हुई है, टर्निप जो है, गांठ गोभी है, फूल गोभी है, सलजम है। मतलब ऐसी कोई भी सब्जी शायद ही होगी जो हमने अपने छत पे नहीं लगा रखी है। सब्जी के साथ साथ फ्रूट्स भी लगा रखा है। और कुछ अब हम कुछ मेडिसिनल हमने भी लगाया है, गिलोय लगाया हुआ है हमने। और अभी हमने अश्वगंधा के भी बीज बोए हैं, वो भी उग करके आ रहा है। और हमने मुनगा जो मोरिंगा है, सहजन,
उसको भी हमने लगाया हुआ है। तो और हमने एजा डायरेक्टा इंडिका यानी जो नीम है, नीम को भी लगाया है ताकि नीम की पत्तियां प्राप्त हो सकें। और मुनगा भी अभी मैंने लगाया, कुछ और भी मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स। घर के नीचे तो हम फ्लावरिंग लगाते हैं, लेकिन ऊपर हमने इन सबको लगा रखा है। और प्रयास है कि हर सीजन में हर तरीके की सब्जी उगाई जाए और हमें प्रतिदिन आधा किलो से लेकर के 1 किलो के आसपास में फल और सब्जियां प्राप्त हो जाते हैं। कुछ कुछ आगे पीछे हो जाए, अदरवाइज परिवार के लिए ग्रीन सब्जियां, शुद्ध ग्रीन जैविक। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने घर के यहाँ से जो भी हमारे फल और सब्जी का वेस्ट निकलता है, जो हमारे गार्डन का वेस्ट निकलता है, डेब्रिस निकलती है, सूखे प्लांट्स निकलते हैं, उनका हम डिकम्पोजिशन अपने छत पे ही करके खाद स्वयं की बनाते हैं। हमने 300-300 लीटर के 2 ड्रम रख रखे हैं। उसके अंदर घर से जितना भी जैविक कचरा निकलता है वो सब उसमें डालते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसका इस्तेमाल हम वहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पोल्यूशन का भी मैनेजमेंट हो रहा है। जो उसमें से लिक्विड फर्टिलाइजर निकलता है, लिक्विड निकलता है जो कि एंजाइम्स हैं, उसमें हमने होल कर रखा है, तो उसको भी हम सिंचाई के रूप में कर लेते हैं। और बाकी जो कुछ भी हमारे यहाँ से अभी कुछ भी बाहर जो है ऑर्गेनिक फेंका नहीं जाता है, हम अपनी खाद स्वयं बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें कितना फ़ायदा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और कुछ जानने के लिए आप त्रिकाल बायोटेक पे ज़रूर लिंक कीजिए। लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप ज़रूर देखिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा उठाइए। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि जहर मुक्त सब्जियों का प्रयोग करें, आप ऑर्गेनिक सब्जियों का प्रयोग करें। और यदि आपके पास में थोड़ी भी जगह है खाली, आप शहरी क्षेत्र के अंदर हैं, तो टेरेस गार्डन करिए, बालकनी गार्डनिंग करिए, किचन गार्डनिंग करिए, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करिए। विशेष रूप से जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। और जो कम से कम 1 या 2 घंटे यदि हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है, प्राणवायु भी उससे मिलती है। और ये पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो ऑक्सीजन हम पर्यावरण से उधार लेते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, हमें वो ब्याज सहित हमें पर्यावरण को वापस देना चाहिए। ये हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य भी है, सामाजिक और अन्य को छोड़ दिया जाए तो भी। तो मैं तो आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करिए और अब जैविक खेती करिए, अपने आत्मनिर्भर बनने की तरफ, क्योंकि इसमें इनकम भी होती है। आप 2-4 लोग मिल करके इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप अपने घर की भी लिए सब्जी दे सकते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको बेच भी सकते हैं, तो आपको स्वरोजगार का भी साधन मिलेगा। जब तक हर हाथ, हर घर और हर गांव एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में नहीं स्थापित होगा, तब तक आत्मनिर्भर बनने का सपना पीछे रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर के समय का सदुपयोग करें और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।